हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लक्ष्य एकेडमी। सो मैं अभिजीत। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3 ऑफ सॉल्यूशंस। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन टू लाइन बाय लाइन सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी क्या है? सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे हम रूम टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे कि 27 डिग्री सेल्सियस पे हम एक डिब्बा लेते हैं। ठीक है, एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हमने पानी डाल रखा है, ले सपोज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं क्या? इसमें हम ऐड करते हैं ले सपोज कुछ भी, लाइक सॉल्ट हो गया हमारा, शुगर हो गया, कुछ भी। तो हम ऐड करते हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट या शुगर, मतलब जो हमारा सॉल्यूट है वो कितना डिज़ोल्व हो सकता है, मतलब कितना सॉल्यूबल है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में। 27 डिग्री सेल्सियस, हमारे 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना सॉल्यूबल है हमारे ये जो सॉल्ट, ठीक है, सॉल्वेंट में। तो उसी को कहेंगे हम क्या? सॉल्युबिलिटी। तो दोबारा आ जाते हैं हम अपनी डेफिनेशन में कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, मतलब जो हमारा सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व हो सकता है हमारे गिवन सॉल्वेंट के अंदर। दैट कैन बी डिज़ोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? स्पेसिफिक होना चाहिए हमारा टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है हमारी, मतलब बढ़ेगी। ठीक है ना? तो हमें पता चल गया सॉल्युबिलिटी क्या होता है। अब जो सॉल्युबिलिटी जो चीज़ है हमारी, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, मतलब सॉल्यूट किस टाइप का है। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगी कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो किस टाइप का है। वो डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या है हमारा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, और अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, प्रेशर बढ़ाएंगे तब भी हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो वेरी करेगी। ठीक है ना? क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे हम तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी उसी पे डिपेंड करेगी, बढ़ेगी घटेगी, वो जैसे जैसे हमारी सिनेरियोज होंगी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब हम पढ़ेंगे क्या कि हमने एक लिक्विड लिया है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया है? सॉलिड, कोई सॉलिड सब्सटेंस, शुगर क्यूब हो गया, कुछ भी डाल दिया है, तो कितना वो डिसॉल्व कर रहा है उसी को हम बोल रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये पढ़ने से पहले एक हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब ये एक बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा बिफोर वी बिगिन विद द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या मतलब है कि जो सेम चीज़ें हैं ना वो सेम चीज़ों के अंदर ही डिसॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल, ये रहा एग्जांपल देख लेते हैं। ये है एनसीईआरटी की लाइन है ये, कि पोलर सॉल्यूट जो होता है ना वो डिसॉल्व होता है किसमें? किसमें डिसॉल्व होगा? सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में। जो पोलर है, पोलर का क्या मतलब होता है? पोलर मतलब जिस पे जो है नेट डाइपोल जो है ना, कोई नेट डाइपोल हो। ऐसा नहीं हो कि इस पे जो नेट डाइपोल ज़ीरो हो। डाइपोल वगैरह हमारा हमने पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे जाता है। क्या चीज़ है ये? तो पोलर, जैसे कि हमारा पोलर सॉल्वेंट H2O वगैरह हो जाते हैं। तो हम एग्जांपल भी देखेंगे, इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है हमें। ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या मतलब है कि जो लाइक है, जैसे कि पोलर है, ये पोलर में ही, ये पोलर सॉल्यूट जो है पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। और दूसरी और नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पोलर सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाए नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। ये एक पोलर है तो दूसरा नॉन पोलर है। ठीक है, ओके। और वाइस वर्सा क्या हो जाएगा कि जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स है ना हमारे, वो डिसॉल्व नहीं हो सकते किसमें? पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, चलिए ये हमें आगे समझ में। अब हम आगे देखते हैं कि ये डिसोल्यूशन इज इक्वल टू क्रिस्टलाइजेशन इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? इस चीज़ से हम क्या समझते हैं? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसकी ना एनसीईआरटी में ही एक डेफिनेशन दे रखी है। आइए चलिए हम देखते हैं क्या दे रखा है
कि व्हेन अ डिसोल्यूशन क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिसोल्यूशन। मतलब हम कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक डिब्बा लिया है, इसमें हमने पानी डाला है बहुत सारा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया है कि हमने शुगर क्यूब ले लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, शुगर क्यूब है, शुगर क्यूब। अब हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये शुगर क्यूब जो है ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शुगर क्यूब जो है टूटना शुरू करेगा, ठीक है। मतलब सॉल्युबल है ना ये तो, लाइक डिजॉल्व, लाइक हमने पढ़ लिया है कि ये भी। तो क्या होगा, ये जो शुगर क्यूब है धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू करेगा इसमें, ऐसे 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 ऐसे। तो इसी को हम डिसोल्यूशन कह रहे हैं कि जो सॉलिड सॉल्यूट है ना हमारा, यहाँ जो हमने पढ़ा, ये जो सॉलिड सॉल्यूट है हमारा, वो जब सॉल्वेंट के अंदर जा रहा है तो क्या कर रहा है, वो इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज कर रही है सॉल्यूशन के अंदर। ये जो सॉल्यूशन बन रहा है ना, उसकी कंसनट्रेशन बढ़ेगी, मतलब धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है तो ये कंसनट्रेशन बढ़ रहा है इसका सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसी को हमने डिसोल्यूशन कहा है। अब दूसरी और जो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन इसका ही ऑपोजिट है। सम सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि अगर, क्या कहना चाहता है कि अगर हम एक कंटेनर ले, उसमें ऐसे वाटर डाल रखे हमने, और ये आगे हमारा सॉलिड सॉल्यूट, ये सॉलिड सॉल्यूट है, ठीक है। तो इसी में अब जो पार्टिकल्स है ना कुछ सॉल्यूट के, अगर वो सीधा कोलाइड करे इसके साथ, कोलाइड, कोलिजन क्या होता है, मतलब एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ कोलिजन, तो ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, मतलब ये अलग से ही दिखने लगेंगे, मतलब क्रिस्टल बन जाएगा इनके। जब भी कोलाइड करेंगे दो पार्टिकल ऐसे करके, ये दोनों कोलाइड करके, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी इनकी, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या हो रहा है, जो सॉल्यूबल पार्टिकल है वही क्रिस्टल बना दे रहे हैं, मतलब अलग से दिख रहा है वो। तो ये एक दूसरे से रिवर्सिबल ही है, मतलब यहाँ ये टूट रहा है, टूट के ऐसे बन रहा है, मतलब एक क्यूब है हमारा, ये जो हमारा क्यूब था, क्यूब से हमारे ये पार्टिकल बन रहे हैं और इससे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है सॉल्यूशन में, क्योंकि ये दोनों जो पार्टिकल है वो मतलब एक साथ कोलाइड करके एक पार्टी क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बना ले रहे हैं, ठीक है, क्रिस्टल बना ले रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर जो उनका कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही बता रखा है। अब देखो, जितना पार्टिकल टूट रहा है, लेट्स सपोज कि जितना पार्टिकल टूट रहा है हमारा, और उतने ही पार्टिकल कोलाइड करके क्रिस्टल बना ले रहे हैं, तो बात तो एक ही हुई ना, मतलब जितना टूट रहा है उतना ही बन रहा है ना। ये जितना टूट रहा है यहाँ पे, ये जितना टूट रहा है यहाँ पे, उतना ही तो बन रहा है वापस से यहाँ पे। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम हो जा रहा है। इक्विलिब्रियम क्या है, मतलब जितने पार्टिकल आ रहे हैं उतने ही बाहर जा रहे हैं, है ना। तो उसी को हमने इक्विलिब्रियम कहा है। तो यहाँ पर और एक चीज़ दे रखी है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन। ये जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर, वो सेम रहेगा। कब कब सेम रहेगा, जो कंसंट्रेशन है, जब तक टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और साथ ही में प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा कंसंट्रेशन है ना सॉल्यूट का, वो बढ़ जाएगा। मतलब इस केस में वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उतना ही ज़्यादा हमारा वो कोलिजन वगैरह होके और भी ज़्यादा हमारे पार्टिकल्स आ जा रहे हैं, इससे कंसंट्रेशन हमारी जो है और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि हम देखते हैं ना कि जो हमारा वाटर है उसको हम लेते हैं रूम टेम्परेचर में 27 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसमें हम सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट या शुगर कुछ भी डाल दो, ठीक है। और दूसरी ओर अगर हम इसी उबलते हुए पानी में इसको डालें, ठीक है, मतलब लेट्स सपोज कि हमने पानी को ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब हम इसमें शुगर का मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, क्यूब डाल रहे हैं, तो जो है सॉलिबिलिटी जो है बढ़ जाती है, मतलब और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, शुगर का या जो सॉल्ट है जो भी डाल रहे हैं। एकदम बेसिक सा हम वो लेके चल रहे हैं कि शुगर सॉल्यूशन जो हमारी डेली लाइफ में मिल जाता है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है, अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे ना, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तब हमारा कंसंट्रेशन चेंज होगा, ठीक है। अगर हम प्रेशर भी चेंज कर रहे हैं तब भी हमारा कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक। ओके, लेट्स बिगिन फर्दर कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था
सो सेचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया कि जिसमें हम और जो सॉल्यूट होता है ना हमारे, क्या कह रहे हो कि और जो सॉल्यूट होता है वो हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर हमारा टेम्परेचर जो है हमने ले लिया है कि 27 डिग्री सेल्सियस है, 2 ATM पे मान लिया है, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी जो है ना, वो सॉल्युबिलिटी वो इतनी ही रहेगी, मतलब जितना हो गया ना। अगर हम और ज़्यादा शुगर इसमें ऐड करेंगे ना तो ये और सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो वाटर का अगर ये वाटर है तो बीच में जो सॉल्यूट है ना वो ऑलरेडी हो चुका है और कोई स्पेस नहीं है जहाँ पर हमारा सॉल्यूट डिजॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या बोला है इसको, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। मतलब और भी ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं सेम टेम्परेचर पे। मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया है, स्टार्टिंग में कुछ ऐड किया अपना, इतना ऐड किया है। अब क्या है कि ये क्या हुआ है कि अनसेचुरेटेड है, क्योंकि ना अभी भी स्पेस बाकी है यहाँ पर। अगर हम थोड़ा और शुगर का ब्लॉक डालेंगे ना अंदर तो वो बीच के स्पेस में आ जाएगा, इस स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी को हमने कहा है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल वैसे तो हमारा इक्विलिब्रियम में भी आएगा, बट यहाँ पर हम जस्ट एक देख लेते हैं, क्योंकि ना आगे एनसीईआरटी में इसका थोड़ा जिक्र कर रखा है। इफ़ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर, क्या कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में कोई भी हमारा एक इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, एक इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, कंसनट्रेशन। अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर या कंसनट्रेशन चेंज करते हैं ना किसी भी कंपोनेंट का, तो फिर इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट हो जाएगा इन अ डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अनडू द इफेक्ट ऑफ चेंज। मतलब क्या है कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि कि अब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी चेंज आया है टेम्परेचर, प्रेशर या कंसनट्रेशन में किसी भी कंपोनेंट का, तो इक्विलिब्रियम जो है उसको मतलब अंडू करना चाहेगा। मतलब इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, कोई भी एक सिस्टम है, एक सिस्टम मान लेते हैं हम, ए और बी का यहाँ पर सिस्टम है, ये कंपोनेंट्स है इसके। तो इस सिस्टम में अगर कुछ भी चेंज करते हैं हम टेम्परेचर, प्रेशर या कंसनट्रेशन का, तो इक्विलिब्रियम ना उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे मतलब जो चेंज ना है इक्विलिब्रियम में, मतलब इस सिस्टम में कोई भी चेंज ना है, इक्विलिब्रियम में ही रहे। क्योंकि किसी भी बॉडी की क्या इच्छा होती है, कोई भी एक बॉडी या फिर कोई भी एक सराउंडिंग ले ले हम, कोई एक पार्ट ले ले, तो उसकी इच्छा रहती है कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही रहे, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे रहे, ठीक है। तो ये नेचुरल होता है, ये नेचुरल होता है किसी भी एक सिस्टम का कि वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर भी यही चाहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल कि अगर कोई भी टेम्परेचर, प्रेशर या कंसनट्रेशन चेंज आ रहा है तो इक्विलिब्रियम जो है उस साइड शिफ्ट कर जाएगा, जिससे जो ये भी जो चेंज हुआ है ना टेम्परेचर या प्रेशर या कंसनट्रेशन में, इसका कोई इफेक्ट ना है उस सिस्टम के अंदर, कोई भी इफेक्ट ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ ए और बी है, ठीक है, ये ए और बी इक्विलिब्रियम में है अभी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस सिस्टम के अंदर बाहर से थोड़ा और मॉलिक्यूल ए का डाल दिया है, तो अब ये सिस्टम क्या चाहेगा, अब तो ये इसका इक्विलिब्रियम बदल चुका है, तो इस सिस्टम इसको कैसे बैलेंस करेगा, ये सिस्टम इसको ऐसे बैलेंस करेगा कि जो ए बना है ना, ये जो एक्स्ट्रा ए हमारा आया है, ये एक्स से आया है ना, मतलब हम मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट ऑफ ए हमने इसमें डाला है, या फिर मान लो 2 ग्राम ऑफ ए हमने डाला है, तो ये जो 2 ग्राम ऑफ ए है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 ग्राम ऑफ बी में। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाए। तो हमने यहाँ पर और ज़्यादा क्या डाला है, रिएक्टेंट डाला है, तो ये प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा चला जाएगा जिससे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, इतना ही है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब हीट चाहिए होता है। क्या चाहिए होगा उसमें, हमें हीट चाहिए होगा, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हीट जो है प्रोड्यूस होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, आ गया समझ। अब एक लाइन लिखी है यहाँ पर, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कोई भी हमने सॉलिबिलिटी मतलब लिक्विड लिया है, ठीक है, और उसमें हमने कोई सॉलिड चीज़ डाल दी है, तो इसकी जो सॉलिबिलिटी है ना, ये जो सॉलिड की लिक्विड के अंदर सॉलिबिलिटी है, वो डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा, किस पे नहीं करेगा, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा,
वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे करेगा, ओनली टेम्परेचर, ठीक है। बस इतना याद रखना है हमें, इतना क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हम एनसीईआरटी को शुरू करते हैं। एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, हर एक सॉलिड नहीं डिजॉल्व करेगा गिवन लिक्विड में। वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला। ये कह रहे हैं कि हर एक सॉलिड जो है डिजॉल्व नहीं करेगा हर एक गिवन लिक्विड में, बट हर एक जो मतलब नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक वाला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वाइल NaCl और शुगर जो डिजॉल्व कर जाएगा वाटर में, और नेफ्थलीन और जो एंथ्रासीन होता है वो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वाटर जो होता है ना हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, और सोडियम क्लोराइड और शुगर भी हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है। वाइल जो हमारा नेफ्थलीन और एंथ्रासीन है ना, ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल नहीं होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं होता है, ये नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर होगा, तो ये नॉन पोलर सिर्फ लाइक डिजॉल्व लाइक होता है। मतलब हमने पढ़ा था ना, अगर कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है हमारा, वो नहीं करेगा डिजॉल्व किसमें, इसमें पोलर सॉल्वेंट में। ये रहा, जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स है वो डिजॉल्व नहीं करेंगे पोलर सॉल्वेंट में। तो यहाँ पर वाटर हो गया पोलर सॉल्वेंट, और यहाँ पर हमारा एंथ्रासीन हो गया, तो एंथ्रासीन नहीं करेगा इसमें, ठीक है। नैप्थलीन भी नहीं करेगा, तो वही बता रहे, ठीक है। बस ये इतना हमारा क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं क्या, कि आगे क्या बोला है। ऑन द अदर हैंड नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डिजॉल्व्स इन बेंजीन। बेंजीन जो होता है ना एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर लाइक डिजॉल्व लाइक आ जाएगा, मतलब नेप्थलीन, जो हमारा नेप्थलीन और एंथ्रासीन है ये जाके दोनों ये डिजॉल्व कर जाएंगे बेंजीन के अंदर, ठीक है। बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। शुगर, अब ये बताओ कि सोडियम क्लोराइड और शुगर क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इन जनरल अ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन द टू, और वी में से लाइक डिजॉल्व लाइक। वही वाली बात है जो हमने पहले बोली थी, ठीक है ना, वही दोबारा घुमा के बता रहे हैं। और ये डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन हमने पढ़ लिया क्या होता है, ये मैंने एग्जांपल से आपको पूरा समझा दिया था, ठीक है। तो वही था कि अ स्टेज इज रीच व्हेन टू प्रोसेसेस ऑकर एट द सेम रेट। अगर ये दोनों प्रोसेस सेम रेट में, कौन से, तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम रेट में होने लगे, तो उसी को कहेंगे हम क्या, कि अंडर सच कंडीशन सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, जा रहे सॉल्यूशन के अंदर, ये जो जा रहे सॉल्यूशन के अंदर वो इक्वल है, विल बी इक्वल टू द सॉलिड पार्टिकल सेपरेटिंग आउट, विल बी इक्वल टू द सॉलिड पार्टिकल सेपरेटिंग आउट। ये जो सेपरेट आउट कर रहे हैं ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, यही बोला हमें। अच्छा, और एक चीज़ क्या है, विल बी सेपरेटिंग आउट एंड अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज रीच। तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के भी दो टाइप्स होते हैं। इक्विलिब्रियम मैंने, हम पढ़ेंगे आगे, एक चैप्टर है हमारा पूरा, एक स्टैटिक और डायनामिक होता है, वो पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना, टाइम आने पे। अभी सब नहीं पढ़ सकते, अभी हम सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन बनाते हैं, ये साइन होता है इक्विलिब्रियम का, तो ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो रहा है, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया, अब हमें इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो इस स्टेज में, किस स्टेज में बात कर रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम है, कि जब डिसोल्यूशन इज इक्वल टू क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर हमने लिखा था कि डिसोल्यूशन जब इक्वल है क्रिस्टलाइजेशन के, उस टाइम पे क्या है कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर वो कांस्टेंट रहेगा, कौन सी कंडीशन में, टेम्परेचर एंड प्रेशर में, जिसका हमने जिक्र कर दिया है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि टेम्परेचर एंड प्रेशर जब हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, अब आगे क्या है, सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैसेस आर डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट्स। अब यही प्रोसेस होता है जब गैसेस को हम डिजॉल्व करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट्स में, ठीक है। सच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कि जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, सॉल्वेंट में, किसी भी सेम टेम्परेचर या प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर पे जब हम और ऐड नहीं कर पाएंगे,
तो उसको हम कहेंगे सेचुरेटेड। और अनसेचुरेटेड क्या होगा, इस वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द सेम टेम्परेचर। मतलब उस टेम्परेचर में और भी ज़्यादा सॉल्यूट हम अगर ऐड करते हैं तो वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, मतलब वो डिजॉल्व हो जा रहा है, सॉल्यूबल है उसके अंदर, मतलब वो अभी भी ले सकता है, मतलब वो जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर हम अभी भी अगर डालते हैं सॉल्यूट तो वो डिजॉल्व हो जा रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। द सॉल्यूशन विच इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिजॉल्व सॉल्यूट is the saturated solution and contains the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent। क्या कह रहे हैं कि सॉल्यूशन जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो फिर ये क्या है, ये एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसमें जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व हुआ है वो इन अ गिवन सॉल्वेंट। मतलब क्या कह रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि जितना हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट है ना उतना ही हमारा सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम है हमारा, ठीक है। और थस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सच अ सॉल्यूशन इज इट सॉल्युबिलिटी। और अब सॉल्युबिलिटी किसको बोल रहे हैं हमने मान लिया कि ये हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पर और अगर हम सॉल्यूट के मॉलिक्यूल डाल रहे हैं ना तो वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर हम और सॉल्यूट के डालते हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। किसको सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं कि भाई ये इसका मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी था, कि यहीं पे मतलब इतना ही आ सकता था, इतने सॉल्वेंट के अंदर, एक्स सॉल्वेंट के अंदर मतलब वाई सॉल्यूट ही आ सकता था, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, बस इसी को हम सॉल्युबिलिटी कह रहे हैं कि इतना सॉल्युबल है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। किस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, सॉल्युबिलिटी पे। जो हमारा सॉल्युबिलिटी है उस पर क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का, है ना। तो उस पर कैसे होगा वो हम रिलेशन एक बार ही देख लेते हैं, एक सेकेंड यहाँ पर। हाँ, लेट्स गो। तो solubility of a solid in a liquid is significantly affected by temperature changes, ठीक है। कंसिडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 1.10। ये वाली बात कर रहे हैं हम, इस ये एक इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट है, मैंने बताया डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो ये क्या कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज हो जाता है टेम्परेचर के साथ। और क्या कह रहे हैं कि ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना, ये फॉलो करेगा ली चैटलियर प्रिंसिपल का। हमने अभी डिस्कस किया कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है। क्या होता है कि ये रहा, कि जब भी हम कोई सिस्टम लेते हैं उसमें अगर हम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो फिर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिससे ये जो चेंजेस आए हैं ना ये अनडू हो जाए, मतलब इसका कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है, ओके। और क्या कहा है कि इन जनरल इफ नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, the solubility should increase with rise in temperature, and if it's exothermic the solubility should decrease। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूरा लिख के बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं लिखा था, ठीक है। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ। इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले ये कह रहा है कि कोई भी अगर एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन क्या होता है कि डेल्टा एच जिसमें ग्रेटर देन ज़ीरो एंडोथर्मिक है, मतलब किसी भी रिएक्शन में पहले ही हीट लग रहा है। अगर ए से बी बन रहा है ना तो हम पहले ही हीट दे रहे हैं इसमें, ठीक है, इसमें पहले ही हीट दे रहे हैं जिससे हमारा बी बन रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो डेल्टा एच जो है ये एंथैल्पी है, हमारा एंथैल्पी ऑफ हीट बोल सकते हो आप, ठीक है। ये थर्मोडाइनमिक्स वगैरह में हमारा आता है। तो डेल्टा एच जो है अगर पॉजिटिव है हमारा, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें क्या होगा कि इसमें क्या कहा है कि सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है ना ऐसे कंडीशन में वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, फाइन, ठीक है। और आगे क्या कहा है कि आगे कहा है कि अगर ए से बी बन रहा है एंड इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ है हमारा, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक हमने पढ़ा कि जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हमने पढ़ा ना, ये एक्सोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और क्या है कि सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज, इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो सॉल्युबिलिटी जो है हमारा घट जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है ना पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ये सब ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ये सब क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ठीक है, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ली चैटलियर प्रिंसिपल। कि हमने देख लिया कि सबसे पहले हम एंडोथर्मिक की बात कर लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने हीट ऐड कर दिया, हीट, ठीक है।
अब हमारा बन गया ये बी। तो हमने पहले एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक का मतलब पहले हीट ऐड कर दिया है। अब क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो फिर क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जा रही है इस केस में, ठीक है। अब अगर हम ले रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, तो उसमें ए है, ए जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में, बट इसमें जो है हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो वो सॉलिबिलिटी जो है, हमारा जो सॉलिबिलिटी है ना, वो डिक्रीज हो जा रही है, सॉलिबिलिटी हमारी कम हो जा रही है, यही बताना चाहते हैं ये, ठीक है। बस इतना क्लियर है हमारा, ये आ गया हमें पूरा समझ में। ओके ओके, अब हम देखते हैं कि और क्या कहा है इन्होंने। बस इतना ही बता रखा है, बस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉलिबिलिटी के। किसकी सॉलिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, सॉलिबिलिटी की बात हो रही है किसकी, यहाँ बात हो रही है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, जब हम किसी सॉलिड को डालेंगे लिक्विड में। ओके, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ लेते हैं। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का, क्योंकि यार ये ऑलरेडी जो है सॉलिड में प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज़ सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। वही मैंने बताया कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है ना, तो इसको कंप्रेस कैसे करेंगे, तो इसका प्रेशर कैसे चेंज होगा, तो इसकी वजह से जो प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड, जो भी हमारा प्रेशर है वो अनअफेक्ट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलो हमारा ये इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। चलो इससे पहले हम कुछ अपना बेसिक कंसेप्ट फटाफट देख लेते हैं। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट जो हमारा आता है हेनरीज लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है ना, इसमें यहीं से मेन क्वेश्चन आते हैं हेनरीज लॉ से। इसके बहुत सारे डेफिनेशन भी है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला देखेंगे हम, के एच क्या होता है ये पता करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो इसमें क्या है, हेनरीज लॉ क्या कहता है, द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, तो जो सॉलिबिलिटी है ना गैस की, लिक्विड, ये लिक्विड है, ये हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो सॉलिबिलिटी है ना, ये सॉलिबिलिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पार्शियल प्रेशर पे। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मतलब जो पार्शियल प्रेशर क्या है, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। लेट्स सपोज ये हमारा कंटेनर है, यहाँ पर ये हमारा सॉल्वेंट है, जो भी है सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने क्या मान लिया, ऊपर हमारा ये वेपर फेज में हमारा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सॉलिबिलिटी होगी ना इस गैस की, इस वाटर के अंदर, हमें ये तो पता है, हमने ये भी पढ़ा है कि जैसे कि वाटर होता है, उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, O2 इन वाटर, हमने पढ़ा तो था कि O2 इन वाटर क्या होता है, O2 इन वाटर क्या होता है, ये क्या होता है, गैस इन लिक्विड, मतलब गैस जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यही हम पढ़ रहे हैं कि इसकी सॉलिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो इसकी सॉलिबिलिटी हमने क्या बोल दिया कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हमें कोई रिलेशन तो बनाना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि सॉलिबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो पार्शियल प्रेशर जो है, मतलब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है यहाँ पर, ये जो पार्शियल प्रेशर है ना, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो पार्ट है ऊपर, मतलब कंटेनर के ऊपर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है नीचे इस सॉल्वेंट पे, तो उसी को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। मतलब इसका कितना, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कितना, जो भी हमारा सिस्टम है उसमें वो कितना प्रेशर अप्लाइड कर रहा है, सिंपल ये चीज़ है, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब ये क्या कह रहे थे कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो हमारा लिक्विड है ना, उसके ऊपर जितना भी हमारा गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा,
उसकी पार्शियल प्रेशर के ऊपर हमारा सॉलिबिलिटी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कह रहा है, ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स वगैरह में भी यूज़ करेंगे हम, और इसी से हमारा फॉर्मूला भी डिराइव हो रहा है। इसमें तो हम क्या करें कि सॉलिबिलिटी जो है वो PO2 पे डिपेंड कर रहा है, सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। पार्शियल प्रेशर क्या है, वो जो ऑक्सीजन है वो क्या क्या प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं सॉल्वेंट के ऊपर, ठीक है ना। जितना ज़्यादा अमाउंट उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, सिंपल प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैसेस प्रेशर एग्जर्ट करती है, ओके। तो ये क्या कह रहे थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ये तो समझ ही नहीं आया हमें क्या बोल रहे हैं, है ना। तो सिंपल हम फॉर्मूला देखते हैं, जो इन्होंने कहा है उसको हम वर्ड टू वर्ड देखते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये आ गया, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मतलब ये क्या कह रहे हैं, जो हमारा पार्शियल प्रेशर है ना गैस का, लेट्स सपोज कि पार्शियल प्रेशर है गैस का PO2 मान लेते हैं। PO2 का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इन सॉल्यूशन के अंदर। पहले मैं आपको इसका ना एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, इसका एक डायग्राम बना के फटाफट आपको समझाता हूँ कि क्या कह रहे हैं। लेट्स सपोज कि हमारा एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने वाटर ले लिया पूरा, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब ऊपर हमने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लिया है, O2 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 O2, ठीक है। ये O2 है, ये O2 है, O2 है, O2। अब कुछ ऑक्सीजन इसमें भी डिजॉल्व होगा, है ना। ये सॉल्यूबल है, ये ऑलरेडी सॉल्यूबल है, मतलब ये ऑक्सीजन कौन से, ये तो हमारा क्या हो गया, ये वेपर फेज में प्रेजेंट है अबव द लिक्विड, ये लिक्विड जो कंटेनर है उसके ऊपर प्रेजेंट है, और ये O2 जो है ऑलरेडी डिजॉल्व है अंदर, ठीक है, ये वाले नीचे। तो ये क्या कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, जो वेपर फेज में जो हमारा पार्शियल प्रेशर है ना गैस का, ये वेपर फेज में ही प्रेजेंट है, ये कैसा है, वेपर फेज में प्रेजेंट है। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है ना वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अब ये जो O2 जो है ये नीचे अंदर डिजॉल्व है पूरा, मतलब ये जो कंटेनर के अंदर डिजॉल्व है, तो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो पार्शियल प्रेशर है वेपर फेज का, ठीक है। ये आ गया हमें समझ में। इनके बीच में भी एक इक्विलिब्रियम चलता है, ठीक है, इसी की वजह से ऐसा होता है। अब हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो है गैस का इज़ इक्वल टू KH/X। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना तो इक्वल टू का साइन आता है, तो उसके साथ एक कांस्टेंट भी आता है। वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, ये KH क्या है, KH जो है हमारा वो हेनरीज लॉस कांस्टेंट है। KH का मतलब क्या है, हेनरीज लॉस कांस्टेंट, ठीक है। P क्या था हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट वेपर फेज। X क्या है, मोल फ्रैक्शन, X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब KH जो है, KH वो क्या चीज़ है, मतलब ये जो है ना कांस्टेंट है नेचर ऑफ गैस पे, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो O2 है उसका KH अलग होगा, जो H2 है हाइड्रोजन गैस है उसका KH अलग होगा, जो आर्गन है उसका KH अलग होगा, ठीक है। मतलब सबका ऐसे CO2 का भी KH अलग होगा, है ना। तो ये फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक नोट दे रखे यहाँ पर क्या, कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्या कह रहा है कि जो सॉलिबिलिटी है ना गैसेस का, वो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। आपका एक क्वेश्चन भी आता है, लाइक वो 10th में भी आपने शायद किया होगा। 10th में आपने क्या पढ़ा होगा कि जो क्या होता है कि जो फिशेस होती है ना, आपकी फिशेस होती है, वो ठंड में क्या होता है, जब ठंड ज़्यादा होता है ना उस टाइम पे फिशेस जो है नीचे रहती है, मतलब डीप में रहती है। क्यों क्यों ऐसा होता है, बट गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, वो सरफेस पे आ जाता है। अभी ये मत बोलना कि ठंडा गर्म है, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन जो होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो सॉलिबिलिटी है गैस की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर गर्मियों में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है बहुत कम सॉल्युबल हो जाता है, तो वो सरफेस पे सिर्फ सॉल्युबल रहता है। इसी वजह से फिशेस जो है गर्मियों में, समर्स में ऊपर आ जाती है एकदम सरफेस पे। बट विंटर में क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है, तो O2 पूरा अच्छे से डिजॉल्व होता है पूरे सरफेस पे भी, डीप में भी। तो फिशेस जो है नीचे भी अवेलेबल रहती है, मतलब रहती है, ऐसा होता है, ठीक है।
तो सिर्फ एग्जांपल था जिससे आपको याद रह पाए कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब एक चीज़ है कि हेनरीज लॉ हम पढ़ तो रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या फ़ायदा है, हमें क्या फ़ायदा है इससे कि जो वेपर फेज में हमारा जो भी पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन उसी गैस का सॉल्यूशन में। ठीक है, नीचे जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो उसका फ़ायदा होता है। एप्लीकेशन हम देखते हैं कहाँ पर, कार्बोनेटेड बेवरेजेस में। कार्बोनेटेड बेवरेजेस क्या क्या हो गए हमारे, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, हमारा पेप्सी हो गया, है ना। तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, वाटर अंडर हाई प्रेशर। व्हेन द बोतल इज ओपन प्रेशर डिक्रीजेस सो सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस एंड CO2 स्केप्स प्रोड्यूसिंग फिज। ठीक है ना। आपने देखा होगा, आप कोक की बोतल खोलते हो कोका कोला की, तो क्या होता है कि सडनली जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलोगे ना, ऐसे इसका ढक्कन खोलोगे ना आप, तो एकदम से बाहर आने लगता है, ऊज आउट कर जाता है, फिज आउट कर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है इसको जब पैकिंग करते हैं ना इस चीज़ की, तो उसको ना हाई प्रेशर में पैक करते हैं, उसकी CO2 वगैरह इसमें डालते हैं, जो भी हमारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं वो डालते हैं। बट जैसे हम उसको खोलते हैं ना, तो प्रेशर एकदम से लो हो जाता है, वो एकदम बाहर आ जाता है हमारा जो CO2 वगैरह जो भी रहता है गैसेस। ठीक है, अब स्कूबा डाइविंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बता रखा है, स्कूबा डाइविंग में भी इसकी एप्लीकेशन है। स्कूबा डाइविंग में कैसे, अंडर वाटर ड्राइवर्स ब्रीथ कंप्रेस्ड एयर विथ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। जो अंडर वाटर, ये ना एक्चुअली क्या है ना, ये चीज़ें ना आपको, यह चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी। मतलब इसका इसका एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपके कहाँ कहाँ आ सकते हैं, आपके बोर्ड्स में आएगा, ये आपके प्री बोर्ड्स में आएगा, ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्कूबा डाइविंग वाले क्या कह रहे हैं कि स्कूबा डाइविंग में क्या होता है कि अंडर वाटर जो ड्राइवर होते हैं वो ब्रीथ करते हैं कंप्रेस्ड एयर को, जिसमें हाई पार्शियल प्रेशर रहता है नाइट्रोजन का। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, मोर नाइट्रोजन डिजॉल्व्स इन ब्लड एट हाई प्रेशर। रैपिड एसेंट जो मतलब क्या होता है ना कि, वो मैं बताता हूँ क्या होता है कि इसमें जो है हाई पार्शियल प्रेशर रहता है नाइट्रोजन का। इसका कैसे एप्लीकेशन होता है, जब भी हमारे जो ड्राइवर्स है ना, ये अगर हम मान लेते हैं हमारा ओशन है या जो भी है सी वगैरह है, तो अगर हमारा ड्राइवर यहाँ पर है ना, अगर वो सडनली ऊपर आता है ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो नाइट्रोजन उसके ब्लड के अंदर गया है ना, जो N2 के मॉलिक्यूल्स है वो उसके ब्लड के अंदर गया है, वो बाहर नहीं आ पाएंगे एकदम सडनली, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में आपकी क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब ब्लड आपका जो है अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, N2 जो है N2 बबल्स बना लेंगे अंदर। बट अगर ये आदमी जो है धीरे धीरे से ऊपर आया ना, धीरे धीरे से ऊपर आया, तो हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन करके, तो क्या होता है, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन बेसिकली उसके जो कंटेनर होता है उसमें होता है कि हम क्या करेंगे कि जो पार्शियल प्रेशर है नाइट्रोजन का वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, वो जो ब्लड के अंदर जो है हमारा नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो जाता है, बस आपको ये याद रखना है। तो ये क्या कह रहा है कि रैपिड एसेंट कैन कॉज नाइट्रोजन बबल्स टू फॉर्म इन ब्लड कॉल्ड डिकम्प्रेशन सिकनेस और बेंड्स। यहाँ आपको ये आ सकता है बेंड सिंड्रोम क्या कहते हैं, बेंड डिजीज़ किसको कहते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि जब भी आएगा ना आपका बेंड, जब भी बोलेगा कि व्हाट इज़ बेंड सिंड्रोम, या पूछेगा बेंड डिजीज़, इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, ये बहुत सीवियर होता है। तो उसमें क्या होता है, अंडर वाटर डाइवर्स ब्रीथ कंप्रेस्ड एयर विद हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये लिखना है हमें। उसके बाद बोलेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, मोर नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाता है ब्लड के अंदर हाई प्रेशर पे, इसकी वजह से जो है जो भी आपका बेंड्स का जो भी डिजीज़ है वो आप मेंशन कर देना। अच्छा, अब आगे क्या है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में क्या होता है, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं ना, हाइट पे, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन कम हो जाता है काफ़ी। ठीक है, ये हमें पता है। हाई एल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो हो जाता है, सो लेस ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन ब्लड कॉजिंग वीकनेस एंड अदर सिम्टम्स लाइक एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है, एनॉक्सिया होता है कि ब्लड जो आपका ब्रेथलेसनेस हो जाता है, मतलब सांस नहीं आती है, ऐसा लगता है ना। तो ये कब होता है, जब हमारा हाइट पे होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में कम आता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, तो हम सही से मतलब टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन नहीं जा पाता और वीकनेस आ जाता है। ठीक है, वही सब, इसको हम क्लाइंबर सिंड्रोम भी कहते हैं वैसे तो। ठीक है, क्लाइंबर्स में कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर टू ओवरकम दिस, बस। अच्छा, अब क्या है कि हम फटाफट इसको पढ़ लेते हैं, कहाँ से, NCERT से। अब NCERT में क्या लिखा है,
यहाँ लिखा है कि मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, इट इज़ क्या कह रहा है कि मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व करते हैं बहुत कम अमाउंट में। इट इज़ द डिजॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन्स ऑल एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड HCl जो होता है हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, बहुत मतलब HCl जो होता है बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। तो इसका रीज़न क्या होता है हम आगे पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे वैसे भी कि solubility of gas in liquid is greatly affected by pressure and temperature। प्रेशर और टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है हमारा, ठीक है। ये जो सॉलिबिलिटी होती है गैसेस की लिक्विड में, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या कि सॉलिबिलिटी जो है गैसेस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये क्रस्ट है इस चीज़ का पूरा, ठीक है। ये आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, ओके। तो ये क्या कहा है आगे इन्होंने, फॉर सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट कंसिडर अ सिस्टम एज शोन इन फिगर। जिसके हम फिगर देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि इसमें इसमें क्या कह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस में। लेट्स सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन। जो हमने वही है हेनरीज लॉ की ही चीज़ बोल रहे हैं कि जितना वेपर प्रेशर है ऊपर उतना ही ज़्यादा जो है वो डिजॉल्व होगा, कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं हम कि पिस्टन ले रखा है हमने एक, उसके ऊपर हमने W1 का वेट डाला है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है। अच्छा ये चीज़ आपको याद रखनी कि हमारा सॉल्यूशन है और ये हमारा क्या है वेपर प्रेशर है उस गैस का, ठीक है। अब जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ा दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब वेट डाल के प्रेशर बढ़ाई, पिस्टन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये प्रेशर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर भी बढ़ गया है, इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। देखो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स आ गए हैं ना, ये पाइल यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ रही है प्रेशर के साथ। जैसा प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, गैस की। अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम, अब आगे हम देखने वाले हैं कि हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि प्रेशर और सॉलिबिलिटी का उन्होंने कैसे बनाया रिलेशन, ठीक है। उसी का हमने हेनरीज लॉ का। द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस। जो सॉलिबिलिटी है ना, ये वही चीज़ है जो हमने अभी बताया था ना कि the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface। जो गैस प्रेजेंट है above surface उस पर ही डिपेंड करेगा solubility लिक्विड में कितना हो रहा है, ठीक है। और आगे क्या कहा है कि डेल्टन कंडेमटरी ऑफ हेनरी ऑल्सो कंक्लूडेड इंडिपेंडेंटली दैट solubility of a gas in a liquid is function of partial pressure। तो जो हमारे डेल्टन है ना उन्होंने भी सेम चीज़ कहा था, बट उन्होंने अलग से अपनी रिसर्च में कहा था कि जो सॉलिबिलिटी है किसी भी गैस की वो किसका फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे। जो सॉलिबिलिटी है गैस की, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो कि उस लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। वेरी गुड। और क्या कहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन बोल लो, अब सॉल्युबिलिटी बोल लो, बात एक ही है। द पार्शियल, अब नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं जिससे हमारा ये फार्मूला भी आता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P एट वेपर फेज, ये P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस X इन द सॉल्यूशन, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। और जो इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू और के एच कहाँ से है, मैंने बताया प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है हमारा जो है हेनरीज कांस्टेंट। के एच क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इफ़ वी ड्रॉ ग्राफ, अब हमने यहाँ पर ग्राफ की बात की है तो ये क्या कह रहे हैं कि हमने ये ग्राफ बनाया ना, तो सिंपली हमें पता चल रहा है किस चीज़ का ग्राफ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl का और मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl का। तो ये जो चीज़ है ना, ये के एच यही हमारा क्या है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मतलब जो हमारा स्लोप है, या बोल सकते हैं tan थीटा, फिजिक्स में पढ़ा आपने, जो स्लोप या लाइन जो भी है, ये क्या है, यही हमारा हेनरीज कांस्टेंट है,
ये हमारा हेनरीज कॉन्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कह सकते हैं, tan थीटा जो भी, ठीक है। ये और क्या कहे, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट सेम टेम्परेचर। मतलब जो अलग अलग गैसेज है ना, O2 हो गया, H2 हो गया, या फिर वेपर फेज में H2 की बात कर रहे हैं हम, CO2 हो गया, इन सब का क्या है कि सेम टेम्परेचर पे इनकी अलग अलग वैल्यूज़ है KH की। ये सब किस पे, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ये फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस है। तो ये सब फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस है, ये गैस के ऊपर डिपेंड करता है KH, ठीक है। हाँ, और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमें टेबल दे रखा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट का कुछ गैसेस के लिए। तो ये रहा, ये हीलियम का दे रखा है, मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, देख लो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सबका अलग है। और अगर हम N2 का देखें ना, N2 का सपोज कि अलग अलग टेम्परेचर पे, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो हेनरीज कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो मतलब हेनरीज कांस्टेंट बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। ये जो फॉर्मूले में है ना, ये हेनरीज कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो पार्शियल प्रेशर कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है इससे, ठीक है। और क्या कहा है कि, और क्या चीज़ बोली है यहाँ पर इन्होंने, बोली है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो हमने कहा था ना, ये रहा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर ये बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, बट अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो ये बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। चलो इतना क्लियर हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। इट इज़ अच्छा हाँ, और जो मैंने फिश वाला एग्जांपल बताया था, ये रहा ये, इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट एक्वेटिक स्पीशीज़ आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर्स, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो जा रही है। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर 293, हाउ मेनी मिनी मोल्स ऑफ N2 गैस विल डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और assume that N2 exerts a pressure, partial pressure of 0.987 बार। बार क्या है, बार जो चीज़ है हमारी, वो है यूनिट, किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। ये हमें याद रखने, ATM हो गया, बार हो गया, पास्कल हो गया, ठीक है। ये सब किसकी यूनिट्स होती है, ये हमारी यूनिट्स होती है प्रेशर की, ठीक है। तो और इसमें हमने हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है 293। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिली मोल्स N2 का, जो कि डिज़ोल्व हो जाएगा 1 लीटर ऑफ वाटर में। मतलब कितना N2 हम डिज़ोल्व कर सकते हैं वाटर में। तो कैसे करेंगे, इसमें हम सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें एक फार्मूला ही लगाएंगे हम, P इज इक्वल टू KHX। एक्स क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, किसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा N2 का इन वाटर, ठीक है। और ये P क्या है, ये वेपर फेज पे, वेपर फेज में N2 का पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। और KH जो है हमें दे ही रखा है, KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बता रखा है हमें। इन्होंने बोला है कि अब वही फार्मूला जो था उसी को इन्होंने फर्दर कर दिया। तो ये एक्स जो है मोल फ्रैक्शन है, तो इन्होंने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया नाइट्रोजन का, कितना है 1.29 इंटू 10⁻5। अब कह रहे हैं कि 1 लीटर वाटर में हमें पता करना है कि कितना जो है मोल, कितना मिली मोल जो है N2 का डिज़ोल्व हो सकता है। और 1 लीटर ऑफ वाटर में हमें पता है कितना होता है, 55.5 मोल प्रेजेंट होता है, किसका, वाटर का, ठीक है। ये हमें याद रखना पड़ता है, ये बेसिक्स है, हमने मोल्स में भी पढ़ा है ये चैप्टर, ये बेसिक है बिल्कुल, कि 11th में हमने पढ़ा था कि 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना होता है, 55.5 मोल ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है। देयर फोर इफ N रिप्रेजेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, तो हम मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू n ऑफ नाइट्रोजन, मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, बाय में टोटल मोल्स जितना भी है सॉल्यूशन का, ठीक है, उससे। तो सॉल्यूशन में क्या क्या है हमारा, नाइट्रोजन के मोल्स है और वाटर के मोल है, 1 लीटर वाटर है उसका मोल है, ठीक है। और हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है नाइट्रोजन का कितना मोल प्रेजेंट है, हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो इससे हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप पूछोगे कि सर नीचे भी तो n था, फिर ये डायरेक्ट 55.5 कैसे हो गया। देखो, अब इन्होंने क्या कहा, मिली मोल्स मतलब बहुत कम अमाउंट में मोल प्रेजेंट है। अच्छा, अब बताना, अगर मैं 55.5 में 0.0042 ऐड कर दूँ, तो ये यही नहीं आ रहा है,
तो ये और ये सेम नहीं है लगभग, मतलब लगभग बिल्कुल सेम नहीं है, ये क्या ही डिफरेंस पड़ेगा, माइन्यूट सा बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए हमने इसको मान लिया है कि यहाँ पर ये रहा, एन इन डिनोमिनेटर इज नेग्लेक्टेड एज इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन 55.5। ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसी वजह से हमने अगर इसको 55.5 में ऐड करेंगे तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। ये देखो अब हमारा आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आंसर कैसा है, ये मोल फ्रैक्शन है ना, ये हमने यहाँ पर डाला मोल फ्रैक्शन। फिर हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमें आया 0.716 मिली मोल। तो हमें 0.716 मिली मोल लगे हमारे पास आंसर। ठीक है ना क्लियर है। बस ये वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैंने बता दिया कि अगर हम बहुत बड़ी 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 मतलब लेट्स सपोज कि 1 लाख में हम ऐड करते हैं 0.00001 रुपीज़, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तब भी तो ये 1 लाख ही रहेगा ना। तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे 1 लाख.000, तो बस उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऐसे किया। अच्छा, अब हेनरीज लॉ का सिविल एप्लीकेशन जो है हमने अभी पढ़ा है, उसी को वापस हम देख लेते हैं। बोर्ड्स में मैंने बताया आपको आ जाता है। ठीक है, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर अंडर हाई प्रेशर। ठीक है। अच्छा, स्कूबा डाइवर्स must cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater। ये वाला भी हमने देख लिया था कि स्कूबा डाइवर्स में गैसेस का एप्लीकेशन होता है। जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस भी बढ़ जाती है हमारी ब्लड के अंदर। ठीक है। व्हेन द ड्राइवर कम्स आउट टुवर्ड द सर्फेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। प्रेशर एकदम डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो है बबल फॉर्म हो जाएगा। मतलब जो हमारा जो भी हमारे गैसेस वगैरह थे ना, नाइट्रोजन वगैरह कोई भी गैसेस थे, हीलियम के जैसे गैस हो जाते हैं ना, वो अंदर थे ना। तो जैसे ही वो बंदा जो भी हमारा स्विमर है, स्कूबा ड्राइवर है, वो एकदम अचानक से ऊपर आएगा ना, तो ये हीलियम एकदम बड़ा हो जाएगा गैस का, क्योंकि क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। तो जो है इसके साइज भी बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी पे भी इफेक्ट आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्लॉटिंग वगैरह हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं बेंट्स डिजीज़। क्या कहेंगे? बेंट्स डिजीज़ कहते हैं। कि पेनफुल भी है और डेंजरस भी होता है। ठीक है। और इसी को अब इसका सॉल्यूशन क्या है बेंड डिजीज़ को अवॉइड करने का? टू अवॉइड बेंड्स द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद डाइल्यूटेड विद हीलियम। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन के जो इफेक्ट होते हैं ना, मैंने आपको बताया था जो नाइट्रोजन का इफेक्ट आ रहा है हमारे इसमें ब्लड में, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है। बट इसी को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम कि 11.7% हीलियम लेते हैं, 56.2 नाइट्रोजन लेते हैं और 32.1% ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। जिससे ज़्यादा इफेक्ट ना आ पाए स्कूबा डाइवर्स पे, क्योंकि हीलियम का इतना इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। और हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो इसी की वजह से लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ब्लड और टिश्यूज़ में। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एनॉक्सिया हो जाता है, और मतलब जो भी आदमी है उसको चक्कर वगैरह आते हैं। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है। और क्या कहा है, द गैस मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन एंड हीट इज इवॉल्व इन दिस प्रोसेस। अच्छा, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिंपल वाला है, आपको इतना याद रखना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आगे जो है हम क्या करते हैं, H2S जो है, अब हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। ठीक है। N2H2S toxic gas with rotten like smell is used for qualitative analysis. The solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे? नाउ सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। H2S हमने देख लिया कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें निकालना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। किसका? H2S का निकालना है। सॉल्युबिलिटी क्या है H2S गैस की? H2S गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो है 0.195 m। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मोलल, m का क्या मतलब होता है, मोलल होता है। मोलैलिटी का हमारा क्या फार्मूला होता है? मोलैलिटी का हमारा फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में जो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। सॉल्वेंट है ये, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। ठीक है। तो वही बता रखा है कि 0.195 मोल ऑफ H2S इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या हमारा? H2 है। ठीक है।
तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब H2O को ही हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 1 kg को, तो वो 1000 ग्राम हो गया। तो मोल ऑफ H2O कितना आ गया? 55.5 मोल्स। ठीक है, हमें पता है 1 लीटर में मतलब 1 kg में 1 लीटर में 55.5 मोल्स रहता है। ठीक है, अब क्या है, अब कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन जो H2S का है वो कैसे निकालेंगे हम? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या है? 0.195 मोल ले लिया हमने। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसका निकालना है, H2S का निकालना है, बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स में क्या आ जाएगा? एक तो मोल्स ऑफ वाटर और मोल्स ऑफ H2S ये आ जाएगा। तो ये आ गया 0.0035। ठीक है, और प्रेशर एट STP कितना दे रखा है हमको? प्रेशर एट STP कितना होता है? 0.987 बार। मतलब 1 ATM जो होता है ना इज इक्वल टू 0.987 बार होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो प्रेशर एट STP कितना है? 0.987 बार। ये हमें गिवन नहीं होता है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि STP पे बार कितना होता है, मतलब प्रेशर कितना होता है? 0.987। अच्छा, अब हेनरीज लॉ अप्लाई कर देंगे। हमारे पास अब मोल फ्रैक्शन आ गया है, हमारे पास पार्शियल प्रेशर गैस का दे ही रखा है। ठीक है ना, तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको अब हम निकालेंगे सिंपली कैलकुलेट करके कि P H2S कितना दे रखा है हमें। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस कितना है? 0.987। STP बोल रखा है ना, गिवन है। STP बोल रखा है मतलब पार्शियल प्रेशर इतना है, और हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया कैलकुलेट करके, 282 बार आ जाता है हमारा। ये क्या आ गया? हेनरीज लॉ कांस्टेंट का। किसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट है? H2S गैस का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 8। पी ये क्या है? पास्कल है। मैंने बताई था अभी आपको कि पास्कल जो है यूनिट किसका? प्रेशर का है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है CO2 का। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट करो क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। कह रहा है कि कितना क्वांटिटी ऑफ CO2 जो है वो हम डिसॉल्व कर सकते हैं 500 ml ऑफ सोडा वाटर में, जब हम इसको 2.5 ATM और 298 केल्विन पे पैक करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है? गिवन है हमारे को हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हमें दे रखा है PCO2 दे रखा है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 2.5 ATM है। और हमें एक चीज़ याद रखनी है कि क्या, कि 10.5 पास्कल्स, 1 ATM में कितना पास्कल होता है? 10.5 पास्कल। और मतलब हमें ये रुको, मैं आपको ना एक चीज़ ये लिख ही देता हूँ। 1 ATM इज इक्वल टू 0.987 बार इज इक्वल टू 10.5 पास्कल। बस सिंपल, इतना याद रखना हमें। ठीक है, हाँ इतना हमें क्लियर है अब। ठीक है, अब हमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें क्या निकालना है कि मोल फ्रैक्शन, हम सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 1.5 इंटू 10-3। हमें क्या निकालना है कि कितनी क्वांटिटी जो है हम 500 ml में जो है CO2 का डिज़ोल्व कर सकते हैं, मतलब कितना प्रेजेंट है हमारा CO2। तो फॉर 500 ml ऑफ सोडा वाटर प्रेजेंट कितना हो जाएगा? 500 ml। मतलब हम सोडा वाटर को वाटर ही मान ले रहे हैं सिंपल, तो उसमें 500 ml ऑफ सोडा वाटर में कितना वाटर प्रेजेंट है? 500 ml ही। तो एक चीज़ है, हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? जो हमारा वाटर है उसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। तो मतलब क्या है कि 1 ग्राम में 1 ml हुआ, ये डेंसिटी है वाटर की। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी और कुछ नहीं। 1 ग्राम में 1 ml है, तो मतलब 500 ग्राम में कितना ml होगा? 500 ml ही होगा। ठीक है, 500 ग्राम में 500 ml ही होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया है? हमने यहाँ पर ये मोल निकाल लिया है। किसका मोल निकाल लिया हमने? H2O का। तो ये कैसे आ गया? 500/18 से कर लिया तो 27.78 मोल्स आ गया। 18 क्या है? मोलर मास है किसका? वाटर का। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब हमें चाहिए क्या? अब हमें सिंपली चाहिए कि हमें इसमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कितना क्वांटिटी ऑफ CO2 जो है हमें रिक्वायर्ड है। तो मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, प्लस में यहाँ पर NCO2 भी आएगा। अब इसमें क्या हो जाता है, जो NCO2 जो है
ये क्या चीज़ है, ये वैसे है क्या चीज़? ये है हमारा मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 है। तो ये क्यों हमने यहाँ पर NCO2 क्यों नहीं ऐड कर रखा है? मतलब NCO2 का अमाउंट जो है ना बहुत छोटा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 लाख में हम 0.001 ऐड करेंगे तो लगभग सेम ही रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर भी ऐसा ही किया है कि वो इक्वल हो गए दोनों वैल्यूज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर NCO2 डिनोमिनेटर में ऐड करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने इसको इक्वल टू किसके कर दिया? 1.517 इंटू 10-3 के बराबर कर दिया है, ठीक है। अब ये जो 1.517 इंटू 10-3 क्या था? ये हमारा मोल फ्रैक्शन था। मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ पर डाल दिया। ये हेनरीज लॉ का फॉर्मेट है एक, ठीक है। अब जब हम इसका इक्वलाइज करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, कितना मोल्स आ रहा है? 42.14 इंटू 10-3 मोल NCO2 का आ रहा है। अब एन मोल है, NCO2 है, तो कितना मास प्रेजेंट होगा CO2 का? तो ये कैसे निकालेंगे? मोल्स इक्वल टू मोल्स, मतलब मास ऑफ CO2 बाय में मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स, अमाउंट ऑफ मोल्स इतना आ रहा है। तो उसी को हमने क्या है 44 को इस साइड भेजेंगे। हमारे पास मोल्स कितना है? 42.14 इंटू 10⁻³ और साथ में 44 कर देंगे, आ जाएगा 0.854 ग्राम, ठीक है। बस इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।